नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है, आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम से भेज सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर से। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम है श्रीनाथ। श्रीनाथ जी महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले हैं और इनकी ये घटना 1998 में यूपी के अंदर में हुई थी। तो क्या थी घटना, क्या थी कहानी, चलते हैं इन्हीं के जुबानी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम श्रीनाथ है। मैं महाराष्ट्र मुंबई का रहने वाला हूँ और ये घटना 1998 की है। मैं एक कंटेनर चालक हूँ। छोटा कंटेनर में केमिकल करके और भारत के शहरों में जाया करता हूँ जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है। उस कंटेनर में केमिकल लोड होता है और मैं वहाँ फैक्ट्री को जा कर के सप्लाई कर देता हूँ। यही मेरा काम था। मैं फिर जिस एरिए में हूँ वहाँ से अपना कंटेनर वापस ले कर के महाराष्ट्र मुंबई में आ जाता था और फिर अगली बार किसी और शहर की तरफ चल पड़ता था। वो दिन मैं रात में भूल नहीं सकता जो मेरे साथ में जो घटना हुई थी। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं यंग था, कहा जाए तो मैं जवान था और ताकतवर था। डरता तो मैं किसी से भी नहीं था। हाँ, मेरी गलती होती थी तो मैं ज़रूर लोगों से माफ़ी मांग लेता था हाथ जोड़ करके। लेकिन मुझ पर जो दादागिरी करता था उसे मैं तो बकसता भी नहीं था, चाहे मैं किसी इलाके में हूँ। यही मेरे में कमी थी। लेकिन मैं डरता तो बिल्कुल नहीं था, ना भूत से ना प्रेत से, क्योंकि मैंने आज तक किस्से कहानियों में ये सब पढ़ा था। कभी मेरा आमना सामना तो हुआ नहीं था और इसलिए मैं यकीन नहीं कर पाता था इन चीज़ों पर। मैं हमेशा सोचता था कि ये सब जो बातें हैं कहानियों में, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है और सच्चाई से बहुत दूर है। मैं जब उस यूपी के फैक्ट्री में पहुंचा था कंटेनर अपना खाली करने के लिए, तो वहाँ और भी कंटेनर लाइन में लगे हुए थे। मेरा जब नंबर आया तो रात के 10 बज गया था और कंटेनर खाली होते होते आधी रात हो चुकी थी। खैर, मैं खाना वाना तो खा लिया था और मुझे अब नींद आ रही थी। मैं नींद के लिए मरा जा रहा था। लेकिन मुझे नींद लेने के लिए एक चारपाई की सख्त ज़रूरत थी। मैं ट्रक में तो पैर पसार के अच्छी तरह से सो नहीं सकता था और मैं आज चाहता था कि मैं अपने पैर पसार करके आराम से लंबी नींद लूँ। और मैं यही सोच करके हाईवे की तरफ बढ़ गया था कि हाईवे पर ढाबा जो होते हैं वहाँ पर चारपाई वगैरह ढाबा वाला प्रोवाइड कराते हैं ड्राइवरों के लिए। लेकिन मैं एक दो ढाबा पर पहुँचा तो वहाँ पर जो चारपाई थी वो पहले ही ड्राइवरों ने कब्जा कर रखा था और वो चैन की नींद सो रहे थे। शायद मैं लेट पहुँचा था। अब करे तो क्या करे। मैं उस ढाबे वाले लड़के से पूछा, भाई आगे भी तो कोई ढाबा है? वो सोचते हुए कहने लगा, हाँ उस्ताद, ढाबा तो हैं, कई हैं, लेकिन सब छोटे छोटे हैं। वहाँ पर आपको चारपाई मिलेगी या ना मिलेगी मैं बता नहीं सकता, और हो सकता है कि रात ज़्यादा हो चुकी है, कई ढाबे तो बंद भी हो गए होंगे। हाँ, जा सकते हो, देख सकते हो, आपका भाग्य है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया।
अब फिर मैं आगे की तरफ निकल गया था। कुछ दूर चलने के बाद में मैं दाएं बाएं देखने लगा। एक दो ढाबे मुझे नज़र तो आए, लेकिन वहाँ अंधेरा पसरा हुआ था, कोई लाइट नहीं जल रही थी। इसका मतलब वह बंद हो चुके थे। मैं अब सोचने लगा कि क्या करें, अपने केबिन में ही सो जाए, लेकिन इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि मैं अपना पैर पसार करके आराम से नींद लूं। अब फिर मैं सोचा चलो थोड़ी देर और आगे चलते हैं, शायद कोई ढाबा मिल जाए। वहाँ से भी मैं आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद में एक जगह पर मुझे हल्की रोशनी जलती हुई दिखाई दी। ज्यों ज्यों मैं नज़दीक पहुँचता गया तो मैं देखा कि वो ढाबा जैसा ही दिखाई पड़ रहा था। बाहर में 3 चारपाई लगी हुई थी और उन पर कोई भी नहीं था। वहाँ ना कोई ट्रक खड़ा था, ना कोई और साधन। लेकिन वहाँ पर बिजली का कोई व्यवस्था मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि कोई भी बिजली का बल्ब वहाँ जल नहीं रहा था। हाँ, एक लालटेन मुझे नज़र आ रही थी, जिसकी रोशनी हल्की हल्की हर तरफ दिखाई पड़ रही थी। और मैं अब उस ढाबे पर मुड़ गया था। मुझे लगा कि वहाँ बिजली कटी हुई है या और कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन चारपाई बाहर है तो इसका मतलब ढाबा खुला हुआ है। मैं जब ढाबे पर अपना कंटेनर रोका तो देखा कि जो ढाबे का मेन दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खुला हुआ था, गैप था, और बाकी बंद पड़ा हुआ था। वो जो लालटेन उसी के गेट पर एक रस्सी के सहारे टनी हुई थी, और चारपाई जो थी 3 थोड़ी दूरी पर आगे ही बिछाई हुई थी, और उसी के पास में अपना मैं ट्रक कंटेनर लगा दिया था। मैं समझा कि शायद ढाबे वाले ने बंद कर रखा है, लेकिन चारपाई तो है यहाँ पर। तो क्या मैं ढाबे वाले से पूछूं कि भाई यहाँ पर मैं रात बिता सकता हूँ? और यही सोच के मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगा, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं आवाज़ लगाने लगा, लेकिन आवाज़ का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैं जब बहुत बार आवाज़ लगा लिया, कोई जवाब नहीं मिला, तो मुझे लगा कि कहीं ढाबा वाला कहीं और तो नहीं चला गया है किसी काम से। लालटेन जल रही है, बाहर चारपाई बिछा हुआ है, कि इसका मतलब कि आसपास ही ढाबे वाला कहीं गया होगा। लेकिन मैं उस दरवाजे को खोल दिया आवाज़ लगाते लगाते, लेकिन अंदर तो एकदम गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ढाबे के अंदर में कुछ है भी या नहीं भी। मैं दरवाजे को जैसा था वैसे ही खींच करके कर दिया, क्योंकि वो दरवाज़ा शायद ख़राब था, पूरा बंद नहीं हो रहा था, और उसमें थोड़ा सा गैप रह गया था, और वैसे ही मैं छोड़ दिया। बाहर आकर के भी मैं आवाज़ लगाने लगा कि कोई है इस जगह पर? क्या मैं इस चारपाई पर सो सकता हूँ रात भर? मैं आवाज़ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं पड़ी। मैं अब नींद से पूरा बोझिल हो चुका था। मेरी आंखें अब कह रही थी कि बस आंखें बंद कर लो। अब फिर मैं एक चारपाई खींच करके अपने ट्रक के पास ले गया, और वहीं पर मैं जा कर के चारपाई पर सो गया। और चारपाई पर गिरते ही मुझे गहरी नींद आ चुकी थी। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोता रहा था, और अचानक मेरी आँख खुली तो मुझे कोई जगा रहा था, उठा रहा था। मैं आंखें मीचते हुए देखने लगा तो देखा हूँ तो सामने एक औरत खड़ी है, और सफ़ेद कपड़ों में वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही थी। उसके खुले हुए काले बाल हवा से लहरा रहे थे, और वो कह रही थी, उठो उठो, खाना रेडी हो चुका है, खाना खा लो, ऐसे नहीं सोया जाता, उठ जाओ, आंखें खोलो अपनी। बहुत ही मीठी बोली थी, और ये औरत जो थी यंग थी, करीब
मुझे तो दिखाई पड़ रही थी 25 या 30 के अंदर ही अंदर में थी। सफ़ेद कपड़ा उस पर बहुत ही ज़्यादा फब रहा था। चेहरा भी उसका उस लालटेन की रोशनी में चमक रहा था। देखने में बहुत ही सुंदर मुझे दिखाई पड़ रही थी और ऊपर से उसका आवाज़ इतनी मीठी थी कि मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया था। मैं आँख खोलते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस मैं आराम करने के लिए यहाँ पर आया था। हाँ, सुबह जब उठूँगा तो नाश्ता और चाय ज़रूर पी के जाऊँगा। आप मुझे सुबह उठा देना। अब फिर मैं अपनी आँखें बंद करने लगा और तभी को मेरे नज़दीक आ गई। जैसे ही नज़दीक आई, उसके शरीर से तो खुशबू सी निकल रही थी, एक अनजानी खुशबू जो मेरे दिमाग में बैठ रही थी। और वो खुशबू से मैं थोड़ा अजीब सा हो गया था। खुशबू मुझे परेशान कर रही थी। वो अनजानी खुशबू पता नहीं किस चीज़ की थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरी जो आँख नींद से बोझिल थी, वो खुशबू के कारण आँख मेरी अब खुली की खुली रह गई थी। नींद तो जैसे गायब ही हो गया था। और तभी वो औरत बोली, आप उठ जाइए ना, खाना रेडी हो चुका है, चलिए मैं आपको पहले भोजन करा दूं, और फिर आप आके आराम से सो जाना। वो मेरी आंखों में देखने लगी। मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ गले के अंदर ही रह गई। वो जब मेरी आंखों में देखने लगी तो एक ठंडी लहर मेरे शरीर में पूरा फैल गई थी। एक बार शरीर मेरा कांप गया था, ना जाने क्यों। और फिर वो मेरे हाथ के पास, बिल्कुल मेरा जहाँ हाथ था, वो जैसे मेरे हाथ पकड़ना चाह रही हो, लेकिन वो पकड़ी नहीं, पता नहीं क्यों। और वो पीछे थोड़ा सा हट गई। कहने लगी, तुम उठ जाओ। अब उसकी जो भाषा था, पहले आप करके बात कर रही थी, अब वो सीधा तुम पर आ गई थी। वो कहने लगी कि तुम उठ जाओ, तुम्हारा खाना रेडी है और वक्त हो चुका है, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, उठ जाओ जल्दी से। अब उसका जो बोलने का तरीका था, लहजा था, उसमें बदलाव हो चुका था और जैसे वो मुझे आदेश दे रही हो। मैं एकदम, पूरा शरीर मेरा सुन्न पड़ गया था। ना जाने क्यों, क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप उसके आदेश का पालन करने लगा। मशीन की तरह मैं उठ करके खड़ा हो गया और वो औरत आगे आगे चलने लगी। अब मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। मेरा मस्तिष्क कर रहा कि बेटा, इसके साथ गया तो कुछ बुरा हो सकता है। मस्तिष्क मेरा खतरे का अंदेशा दे रहा था, लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं रख पा रहा था। मैं रुकना चाहता था उसी चारपाई के पास में, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था। न जाने कौन सी शक्ति थी जो उसके साथ मुझे खींच करके ले जा रही थी। अब मैं उसके तरफ बढ़ता जा रहा था। वो उसी ढाबे के दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो अंदर रोशनी नज़र आ रही थी और वो आगे चलती गई। अब मैं उसके पीछे पीछे चलता गया। जब दरवाजे के अंदर पहुंचा, वो दरवाज़ा जो कमी थी उसमें बंद नहीं हो रहा था सही ढंग से। वो दरवाज़ा अपने आप आवाज़ किया और बंद हो गया। मैं अब उसके साथ बीचों बीच में आ गया था, उस कमरे के अंदर में, जो कहा जाए कि ढाबा था, लेकिन मुझे वहाँ ढाबा जैसा कोई माहौल दिखा नहीं। ना कोई किचन का सामान दिखा, ना कोई बर्तन, ना भाड़ा, ना कोई सब्जी, ना और कुछ। वो पूरा कमरा खाली था। बीच में एक मरा हुआ छोटा सा जंगली जानवर पड़ा हुआ था और जिसका सर तो गायब ही था। कौन सा जानवर था वो मुझे जानकारी नहीं हो पाई। और वो मुझे आदेश दे रही थी कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, जहाँ वो मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था। अब मैंने देखा कि वहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन था और उसमें लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा कुछ पदार्थ मुझे दिखाई दे रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि वो जो लाल लाल गाढ़ा पदार्थ है, ये ज़रूर इसी जानवर का खून होगा।
मैं उसका आदेश का पालन कर रहा था। हमें जहाँ उसने बोला मैं वहाँ पर बैठ गया था। जैसे ही मैं बैठा, वह बिल्कुल मेरे बीच में जानवर था और दूसरी तरफ मेरे सामने में ही आकर के वो बैठ गई और फिर अपनी आंखें बंद कर लिया, जैसे किसी को साधना कर रही हो, कोई पूजा कर रही हो। उसके जो मुंह से आवाज़ निकल रहे थे एक अनजानी भाषा था, वो मैं समझ नहीं रहा था। अब बहुत ही धीरे धीरे उसने शुरू किया था और फिर उसकी आवाज़ तेज होती हुई चली गई। वो कोई मंत्र जैसा ही था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी कि कौन सा भाषा है, कौन सा मंत्र है। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रहा था और वो कमरे में जो रोशनी फैली हुई थी हल्की सी, वो पता नहीं कहाँ से निकल रही थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर हुआ था और तभी उस कमरे में एक जगह पर सफ़ेद धुआं फैलने लगा। वो धुएं में मुझे एक काली साया नज़र आया और वो काली साया बिल्कुल उस मरे हुए जानवर के पास में आकर के खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वो धुएं के अंदर ही मुझे दिखाई पड़ रहा था। और जैसे ही वो काला साया वहाँ पहुँचा, उस औरत ने अपनी आंखें खोल दी और एक अनजान भाषा में उस काले साए से बात करने लगी। शायद उसका इशारा मेरी तरफ में था। वो बार बार मेरी तरफ हाथ का इशारा कर रही थी और वो जो काला साया था वो मेरी तरफ एक बार घूर करके देखा। मैंने देखा बहुत ही चेहरा उसका भयानक सा लग रहा था। पूरा शरीर काला ही था और जो चेहरा था किसी जानवर की तरह, मुझे कोई हिंसक जानवर की तरह दिखाई पड़ रहा था। आंखें एकदम लाल लाल सी मुझे दिखाई पड़ रही थी। अब बस एक ही बार वो मेरी तरफ देखा और फिर वो उस औरत पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। शायद उसको डांट रहा था या समझा रहा था, मुझे नहीं पता। वो औरत बार बार मेरी तरफ अभी भी इशारा कर रही थी, लेकिन क्या कह रही थी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अनजान भाषा मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और तभी वो जो शैतान था वो धुएं के अंदर में काला साया उस औरत पर एकदम गुस्सा हो उठा था और उसका गुस्सा होते ही लगा कि कमरे में जैसे तूफान सा आ गया हो। तेज तेज हवा जैसी चलने लगी थी, धूल मिट्टी वहाँ की उड़ने लगी थी। अब वो जो औरत थी उसकी इस बिहेवियर से शायद डर गई थी और वो अपने हाथ जोड़े शायद अपनी जान की भीख मांग रही थी या उससे प्रार्थना कर रही थी और वही अनजानी भाषा उससे बोल रही थी। लेकिन वो जो काला शैतान था शायद उस पर रहम नहीं कर रहा था। अब लग रहा था कि उसको पकड़ लेगा और फिर मारेगा। मुझे ऐसा ही अंदाज़ा हुआ था। और तभी वो औरत वहाँ से उठी और दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो बाहर की तरफ तेज़ी से निकल गई और उसी के पीछे वो धुएं वाला काला साया पीछे पीछे निकल चुका था। बाहर भी तेज तेज उस शैतान की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और उस लड़की का भी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रहा था, लेकिन भाषा अभी भी मेरे से दूर था, मैं समझ नहीं पा रहा था। हाँ, इतना अंदाज़ा तो मैं लगा चुका था कि इस लड़की ने कोई गलती की है। शायद वो गलती मैं था। वो गलती से मुझे इस जगह पर लेकर के आ गई है। वो मैं शख्स नहीं था जिसका उन्हें इंतज़ार था। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। और फिर बाहर में जैसे एकदम शांति सी छा गई हो और अचानक मेरा जो सर था चकराने लगा था और मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाया और मैं अपना होश खो बैठा था। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं अपने ट्रक के पास ही मैं लेटा हुआ था, वो भी ज़मीन पर। और वहाँ तो कोई ढाबा नाम का चीज़ भी नहीं था। वहाँ तो जंगल झाड़ मुझे दिखाई पड़ रहा था। सुबह हो गई थी। अब मुझे लगा कि जैसे ये कोई
भयानक सपना मैं देखा हूँ, लेकिन ये कोई सपना नहीं था। मैं एकदम उठते ही डर चुका था। अब बड़े ध्यान से हर तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ तो सब कुछ माहौल रात वाला था ही नहीं। यहाँ तो पेड़ पौधे जंगल झाड़ दिखाई पड़ रहे थे और सड़क पर अब ट्रैफिक चलना शुरू हो गया था। मैं समझ गया था कि मैं किसी छलावे का या किसी डायन के चंगुल में फंस गया था, और भगवान ही जाने कि मैं कैसे बच गया। क्या कारण था कि उन्होंने मुझे मेरी जान को बकस दिया था। अब मैं तेज़ी से अब उस जगह से अपने ट्रक दौड़ा करके निकल चुका था। मैं अभी भी डरा हुआ था, सोचते जा रहा था कि आज की साइंस के युग में ऐसा भी होता है। मुझे ये पहली समझ में नहीं आ रही थी कि औरत वो मुझसे क्या चाहती थी, क्यों मुझे उस जगह पर ले गई थी और क्या करवाना चाहती थी। शायद वो उस काला शैतान को खुश करना चाहती थी, शायद वो मुझे बलि देना चाहती थी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन कोई तो रीज़न था कि जो काला शैतान मेरा बलि लेने से मना कर दिया था। अब वो क्या रीज़न था मुझे नहीं पता। इस घटना को तो मैं जैसे भूल ही नहीं पा रहा था। मैं ढाबे पर गया, एक ढाबे पर चाय नाश्ता करने, और वहाँ पर अपने ट्रक भाई और जो ड्राइवर थे उनसे भी शेयर किया, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया कि इस जगह पर, इस रोड पर ऐसा कोई ढाबा था ही नहीं। ज़रूर तुम किसी भूत प्रेत के चंगुल में फंस गए होगे। भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा बच पाए। और तभी उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज़ सा, वो ड्राइवर कहने लगे, शायद हो सकता है कि आपके जो गले में ये ताबीज़ जो आपने पहन रखा है, यही रीज़न हो कि आपका जान बच गया हो। ज़रूर इसमें कोई ना कोई शक्ति रही होगी। ये ताबीज़ तो बहुत पुराना था। अब मैं बीमार रहा करता था। अब मेरी माँ ने किसी बाबा से मंत्र पढ़वा के ले आई थी, और तब से मेरे गले में पड़ा हुआ था। मुझे नहीं जानकारी कि इसमें कौन सी शक्ति थी, कौन सा मंत्र इसमें था जिसके वजह से मेरी जान बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें ये अच्छी अच्छी कहानी हमने डाला हुआ है जो आपको बेहद पसंद आएगी। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को